प्यारे बच्चों, आज फिर एक मर्तबा मैं आपके रूबरू हुआ हूँ एक नया सबक लेकर। आज हम मुताला करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे 10th जमात का तारीख़ी हिस्से में पहला जो बाब है हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। यूरोपीय अक़वाम से मुराद बर-ए-आज़म यूरोप के ममालिक, वो हिंदुस्तान क्यों आए, इसकी गर्ज क्या थी, वो कब से आते थे और क्यों आते थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम तफसीली जानकारी इस सबक में लेंगे। तो चलिए चलते हैं सबक की ओर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की जो आमद ये सबक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि यूरोपीय अक़वाम कैसे आए, कब आए। सबसे पहले हम एक बात पर गौर तलब है कि यूरोपीय अक़वाम का जो तिजारती ताल्लुक़ है हिंदुस्तान से और बर-ए-आज़म एशिया से, वो ज़माने दराज से है। ज़माने कदीम में भी यूरोपीय अक़वाम एशिया के साथ और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुक़ात को कायम किए हुए थे। और ज़माने दराज से या पुराने ज़माने से हिंदुस्तान के साथ और यूरोप के साथ दो चीज़ें तिजारत में हुआ करती, एक तो बरामदात थी, दूसरे दरामदात। बरामदात से मुराद हिंदुस्तानी अशिया यूरोपीय ममालिक को भेजा जाना या फ़रोख्त करना। दरामद से मुराद यूरोपीय अशिया हिंदुस्तान में ख़रीदना। तो ये दो चीज़ें वहाँ पर चलती थी पुराने ज़माने से। तो दरामदात और बरामदात में क्या चीज़ें थी? सबसे पहले बरामदात यानी हिंदुस्तान से यूरोप जाने वाली जो चीज़ें थी वो अहम चीज़ें, एक तो सूती कपड़े, रेशम, हीरे जवाहरात, यहाँ के हीरे जवाहरात दुनिया भर में मशहूर थे, संदल और गरम मसाला। गरम मसाले में ख़ुसूसन काली मिर्च, लवंग, इलायची और दालचीनी, ये तमाम चीज़ें यूरोप जाया करती और यहाँ से यूरोपीय ममालिक वाले हिंदुस्तान से ख़रीद कर बहुत सारा मुनाफा कमाते यूरोप में इन चीज़ों को बेचकर। और यूरोप से हिंदुस्तान को क्या आता? एक तो शराब आती, घोड़े, पारा और दीगर कई अशिया यूरोप से हिंदुस्तान लाकर वो बेचा करते थे। तो इस तरह से कई सालों से या कई सदियों से हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान में तिजारती ताल्लुक़ात कायम थे, लेकिन अचानक इन ताल्लुक़ात को कता करना पड़ा। ये ताल्लुक़ात बंद हो गए, तिजारत बंद हो गई। वो कब हुई? तो इसके सबक जो है हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, इस सबक को जानने से पहले इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। अगर पस मंज़र को जानना है तो हम चलना पड़ेगा हमें सन 1453 आम अहद की ओर। तो 1453 आम अहद में हुआ क्या था? तो 1453 की आम अहद इसलिए कह रहा हूँ कि नए सिलेबस में जो नया इस्तिलाहात दिया गया है आम अहद से मुराद कॉमन एरा। इससे पहले हम इस आम अहद को सन ईस्वी कहा करते थे, लेकिन अब सन ईस्वी के बजाय आम अहद का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। आम ईस्वी से मुराद सन ईस्वी, आम अहद से मुराद सन ईस्वी। अगर हम कब्ल मसीह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कब्ल आम अहद, काफ आइन आइन, यहाँ पर आइन आइन है तो इसका मुराद आम अहद, काफ आइन आइन होगा तो कब्ल आम अहद। तो ये नए इस्तिलाहात में आम अहद दिया गया है तो हम आम अहद ही पढ़ेंगे। तो 1453 आम अहद में दुनिया में दो अहम वाक़ियात रौनुमा होते हैं या दो अहम तब्दीलियाँ हम देखते हैं। तो वो क्या तब्दीलियाँ हैं भाई? सबसे पहले एक, यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत बंद हो गई। जो कई सदियों से जो तिजारत चलती थी वो तिजारत एखलक बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, इसकी वजह हम जानेंगे। दूसरे नंबर पर जो तब्दीली हुई तो वो यूरोप में और दुनिया में कई तरह के साइंसी ईजादात रौनुमा होते हैं। कई साइंसी ईजादात रौनुमा हुए, साइंसी चीज़ों को ईजाद किया गया। ख़ुसूसन बर-ए-आज़म यूरोप में निसातुस्सानिया का जन्म होता है।
यानी नए दौर का आगाज़ हुआ, टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ, मशीनों का आगाज़ हुआ, सनअती इनकलाब रौनुमा हुआ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में साइंसी इजादात और जोग्राफियाई खोज। जोग्राफियाई खोज के सिलसिले में जो बहरी सफ़र था, बहरी सफ़र को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ईजाद की गई, जैसे कुतुबनुमा, कंपास, एस्ट्रोलैब जो कि सितारों और ज़मीन की दूरी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहरी सफ़र को आसान बनाने की चीज़ों को ईजाद किया गया। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से बहरी सफ़र को और भी आसान बनाया गया। तो ये चीज़ें क्या वहाँ पर दो तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो 1453 में ये दो तब्दीलियाँ क्यों, सवाल पैदा होता है। तो आइए इसका जवाब हम जानते हैं कि 1453 में क्या हुआ था। तो उमूमन 1453 में एक शहर आता है कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया जो शहर है मशरिकी रोम का दारुल खिलाफा हुआ करता था। यहाँ पर ये जो डार्क सर्कल मैंने किया है ये कुस्तुनतुनिया है। दुनिया का नक्शा है। यहाँ पर बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म अफ्रीका, बर-ए-आज़म यूरोप, इन तीन बर-ए-आज़मों को लेकर मैंने एक नक्शा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या था भाई, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हुआ। किसका कब्जा हुआ था? उस्मानी तुर्कों का कब्जा हुआ, जिसकी वजह से उस्मानी तुर्क इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करते ही जो तिजारत का रास्ता था वो बंद किया। अब तिजारत के रास्ते से मुराद, अगर यूरोप वाले एशिया में दाखिल होना चाहते हैं तो वो रास्ता कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरता। अगर आप बर्री रास्ता इस्तेमाल करेंगे तब भी कुस्तुनतुनिया से ही निकलना पड़ता। अगर आप बहरी रास्ता इस्तेमाल करेंगे तब भी कुस्तुनतुनिया से होकर ही बर-ए-आज़म एशिया में दाखिल होना, और बर-ए-आज़म एशिया से चीज़ों को खरीद कर आप यूरोप ले जा सकते, या यूरोप की चीज़ों को बर-ए-आज़म एशिया में ला सकते थे। लेकिन वो दोनों रास्ते, या बर्री रास्ता या बहरी रास्ता, ये दोनों रास्ते जो है वे कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरते थे। तो इस सिलसिले में जब 1453 आम अहद में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लिया तो यूरोप वालों का रास्ता था उसको बंद किया, और उन्होंने यूरोप वालों पर कई तरह के टैक्स आयद किए कि अगर आप यूरोप से कोई चीज़ें एशिया ले जाना चाहते हैं या एशिया से कोई चीज़ें यूरोप ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुस्तुनतुनिया को या उस्मानी तुर्कों को टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इस कानून के चलते यूरोप वालों को जो पहले फायदा हासिल होता था तिजारत का, वो फायदा उन्हें हासिल नहीं हो रहा। जितना फायदा होता था वो तमाम का तमाम फायदा टैक्स के तौर पर उस्मानी तुर्कों को देना पड़ा, जिसकी वजह से वो टैक्स देने से जब इनकार करते हैं तो उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया का रास्ता उनके लिए बंद करते हैं। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का रास्ता बंद हो गया यूरोप वालों के लिए, तो उस दिन से यूरोप के और एशिया के तिजारती ताल्लुकात इतलाफ बंद हो गए, कता हो गए। अब इस दौर तक, इस दिन तक यूरोप वाले हिंदुस्तान की चीज़ों के आदी बन चुके थे, खुसूसन वो गरम मसाले के आदी बन चुके थे। तो वो हर कीमत पर गरम मसाला हासिल करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, मगर खरीदने के लिए रास्ता तो बंद था, जिसकी वजह से यूरोप वालों को लगा कि भाई इस तरह से कोई काम होने वाला नहीं है, हमें दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। तो दूसरा बहरी रास्ता हमें तलाश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कुस्तुनतुनिया से होकर नहीं गुजरना है बल्कि किसी और जगह से हम गुजरेंगे ताकि हम एशिया से फिर से दोबारा रास्ता कायम कर सकें।
तो इस सिलसिले में यूरोप का एक मशहूर बादशाह नेविगेटर हेनरी, जो खुद मल्लाह का भी काम करता था, तो नेविगेटर हेनरी ने ऐलान जारी किया कि कोई शख्स है कोई मल्लाह जो यूरोप से एशिया का रास्ता तलाश करे, जिसके लिए नेविगेटर हेनरी ने बहुत बड़ा इनाम भी मुकर्रर किया था। इसके ऐलान के चलते सन 1453 में स्पेन से एक मल्लाह निकलता है एशिया का बहरी रास्ता तलाश करने के लिए, और वो मल्लाह है बार्थोलोमियो डायस। स्पेन से निकलता है। यहां से निकलकर आपको मैं रेड मार्क लाल चौक के जरिए से आप बताता हूं कि स्पेन से निकलता है, निकलकर साउथ अफ्रीका के किनारे से होते हुए वो कई महीनों के सफर तय करते हुए, तूफानों का सामना करते हुए, कई महीनों के बाद में वो जुनूबी अफ्रीका का जुनूबी नुक्ता केप टाउन आकर रुक जाता है। कई महीनों के सफर की थकान की वजह से बार्थोलोमियो डायस हिम्मत हार जाता है कि भाई इतने महीनों का हमने सफर किया, लेकिन एशिया का, हिंदुस्तान का कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है। वो हिम्मत हार कर यहाँ से वापस अपने जहाज को मोड़ता है, फिर वापस वो नाकाम होकर स्पेन लौट जाता है। उसके बाद चंद साल गुजर गए और एक मल्लाह वहां पर तैयार होता है, और वो मल्लाह है पुर्तगाल का लिस्बन में रहने वाला। पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन, वहां पर एक बंदरगाह है, लिस्बन बंदरगाह। तो वहां पुर्तगाल का रहने वाला एक मल्लाह जिसे दुनिया पूरी आज तक जानती है। बार्थोलोमियो डायस का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बट वास्को डी गामा का नाम पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उसने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने का बेड़ा उठाया, और उसने 1498 में उसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते से, जिस रास्ते से बार्थोलोमियो डायस निकला था, तो उसी रास्ते से होते हुए अफ्रीका के किनारे से अपनी जहाज को दौड़ाते हुए आखिरकार वो भी कहाँ लंगर अंदाज होता है, वही अफ्रीका के जुनूबी नुक्ते केप टाउन पर। यहाँ तक आने के बाद में वो चारों ओर देखता है, समंदर ही समंदर, पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने हिम्मत नहीं हारी। भाई उसने इरादा किया कि इतने दिन का हमने सफर किया है, अभी थोड़ी ही दिन अगर हम सफर कर लेंगे तो शायद हमें हिंदुस्तान मिलेगा, शायद हमें एशिया का रास्ता पता चलेगा। इसी उम्मीद के सहारे उसने अपनी जहाज को आगे दौड़ाता है। तो यहाँ पर खड़ा होकर जिसने उम्मीद बांधी थी, उस केप टाउन को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। रासुल उम्मीद कहते हैं इसे, केप ऑफ गुड होप, ताकि यहाँ से उम्मीद जगे। फिर उसने अपनी जहाज को समंदर में डाला और आगे की तरफ चलता रहा। आखिरकार 17 मई 1498 को कालीकट, हिंदुस्तान का कालीकट, ये शहर हम बचपन से सुनते आए हुए हैं कि हिंदुस्तान का कालीकट, लेकिन उसके पास में एक छोटा सा इलाका पड़ता है काकुड़। तो वहां पर आकर वो अपनी जहाज को लंगरअंदाज करता है। जिस दिन 17 मई 1498 को, जिस दिन वास्को डी गामा
लंगरअंदाज हुआ तो ये वास्को डी गामा के यहाँ लंगरअंदाज होते ही एशिया का बहरी रास्ता तलाश हो गया। जो तलाश जारी थी यहाँ पर ख़त्म होती है। जो रास्ता 1453 में बंद हो चुका था उस्मानी तुर्कों की वजह से, दूसरा रास्ता उन्होंने यहाँ पर 1498 में तलाश करने के साथ साथ इस तलाश को फुल पॉइंट लगा दिया गया। अब जब आया वो वास्को डी गामा अपनी जहाज में बहुत सारे यूरोपीय अशियाओं को लेकर आया था ताकि हिंदुस्तान में बेचा जा सके और यहाँ से कुछ चीज़ें वो खरीद कर यूरोप में बेचने के लिए जा रहा था। तो उस वक्त में जब वो हिंदुस्तान में आया तो उस वक्त में हिंदुस्तान पर राजा जामोरन की हुकूमत हुआ करती, खुसूसन जनूबी हिंदुस्तान में राजा जामोरन था। तो तिजारत करना है, कोई यूरोपीय अक़वाम, कोई यूरोपीय बाशिंदा हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहता है तो उसके लिए बादशाह से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो उस वक्त का बादशाह राजा जामोरन था। राजा जामोरन से वास्को डी गामा तिजारत की इजाज़तनामा हासिल करता है। हासिल करके जो लाया हुआ माल था, जो लाई हुई चीज़ें थी, उसने हिंदुस्तान में बेची और हिंदुस्तान से कई तरह की चीज़ों को उसने खरीद कर यूरोप में बेचने के लिए चला गया। 1500 में वो वापस चला गया। फिर उसके बाद में 1500 के अंदर दूसरा एक मल्ला उसी रास्ते से हिंदुस्तान आता है 1508 आहद में। अब वो कौन है? केबराल। 1500 सन ईस्वी में वास्को डी गामा वापस गया, केबराल हिंदुस्तान आया चीजें लेकर और यहां से कुछ चीजें वापस ले जाने के लिए, तिजारत करने के लिए। फिर 1500 में आया, 1502 में वापस हुआ। इसी तरह से केबराल के वापस होते ही वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल का पहला वाइसरॉय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हिंदुस्तान आया। ज़मीन पर तौसी के बजाय उसने समंदर पर उजारादारी के लिए बहरी ताकत और बहरी फ़ौज को मजबूत बनाते हुए नीली आबी पॉलिसी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को कायम किया। फ्रांसिस्को अल्मेडा के बाद आने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही हिंदुस्तान में पुर्तगाली हुकूमत का हकीकी बानी बनता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में हिंदुस्तान आया और आकर उसने भी तिजारत की इजाज़त ली और ढेर सारी चीज़ों को हिंदुस्तान में लाकर बेचा और हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ों को वो अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर 1503 में वापस हुआ, 1505 के अंदर वो यूरोप चला जाता है। 2 साल हिंदुस्तान में रुक कर तिजारत किया, फिर 1505 में वापस चला गया। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था 1503 में, वापस हुआ इंग्लैंड को वापस हुआ पुर्तगाल को 1505 में। फिर 1509 में उसकी दोबारा एंट्री हुई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की दोबारा एंट्री 1509 में होती है और वो इस वक्त वाइसरॉय बनकर आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 में दोबारा हिंदुस्तान को पुर्तगाली कंपनी का वाइसरॉय बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया ताकि हिंदुस्तान की तिजारत में मजबूती के साथ पकड़ जमाए रखे और साथ ही साथ सियासत में कदम जमाने की कोशिश की जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतेह करके उसे पुर्तगाली तिजारत का मरकज़ बना दिया गया।
सुल्तान से गोवा फतेह करता है। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे, उनके पास गोवा था, लेकिन उन पर हमला करके, बीजापुर के सुल्तानों पर हमला करके गोवा फतेह करने में कामयाब हुआ अल्फांस सूरी अल-बुकर। इस तरह से यूरोपी अक़वाम का ये हिंदुस्तान में आमद का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले जो कौम आई वो पुर्तगाल थी। पुर्तगाल के बाद में जो दूसरी कौम आती है वो डच है। इनके ज़वाल, पुर्तगालियों का ज़वाल हुआ, उसके कई असबाब हैं। फिर डच आए, उसके बाद में अंग्रेज़ आए, फिर उसके बाद में फ्रांस आए। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़ और फ्रांस, ये जो लोग हैं ये यूरोपी अक़वाम हैं जो हिंदुस्तान में एक बाद दीगर तिजारत का सिलसिले के लिए, तिजारत की गर्ज और गायत लेकर हिंदुस्तान आते रहे। और पुर्तगाल जब ज़वाल पजीर हुआ, डच आया, डच ज़वाल पजीर हुआ तो अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ के साथ साथ जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत कर रहे थे, उसी दरमियान में फ्रांस भी हिंदुस्तान को एंटर किया। तिजारत का सिलसिला यूं ही शुरू था, लेकिन इन तिजारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान में तिजारत की कंपटीशन रही, जिसके चलते अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में कई जंगें हुई, जिसे कर्नाटक की जंगों के नाम से याद किया जाता है। तो वो जंगें रही और ख़ुसूसन अंग्रेज़ ताकतवर थे, मजबूत थे, माली लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, ताकत के लिहाज से मजबूत थे, जिसकी वजह से फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के आगे टिक न सके। आखिरकार अंग्रेज़ एक लंबे अरसे तक वो तिजारत भी करते रहे, साथ साथ में हिंदुस्तान की सियासत में मदाखलत भी करते रहे। और आगे चलकर बंगाल की जंगों में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ पूरी तरह से हिंदुस्तान पर काबूज हो जाते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, एक मुख्तसर सी तारुफ थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ क्यों आए। अब इसके बाद पुर्तगालियों का ज़वाल, इसके बाद में डच, इसके बाद में अंग्रेज़, इसके बाद में फ्रांस। तो इसके ताल्लुक से हम इस सबक के दूसरे हिस्से में देखेंगे। लेकिन ज़वाल कैसे हुआ, पुर्तगालियों का ज़वाल कैसे हुआ? अल्फांस सूरी अल-बुकर जो था, उसके बाद जितने भी पुर्तगाली वाइसरॉय आए वो नाअहल थे, कमज़ोर थे, जिसके चलते पुर्तगालियों का ज़वाल होता है। इसके अलावा पुर्तगालियों में मजहबी इख्तलाफात थे, तो इस मजहबी इख्तलाफात के चलते पुर्तगालियों की और ख़ुसूसन हिंदुस्तानियों की कोई उन्हें मदद या सपोर्ट नहीं हासिल हुआ, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का ज़वाल देखने को मिलता है। इसके अलावा पुर्तगाली उम्मन तिजारत में धोखाधड़ी करने लगे और गलत तरीके से मुनाफा कमाने की गर्ज से उनकी गलत कोशिश थी, जिसकी वजह से इन्हें ज़वाल का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा मुग़ल, इस वक्त तक मुग़ल सल्तनत की तोसी हो रही थी, तो मुग़ल सल्तनत की तोसी भी इनके ज़वाल का एक सबब बनती है कि इन तमाम असबाब की बिना पर पुर्तगाल हिंदुस्तान में ज़वाल पजीर हुए। इसके बाद में जो दूसरी कौम आती है वो डच, उसके बाद में आती है अंग्रेज़ आते हैं, उसके बाद में फ्रांस आते हैं। इन तमाम कौमों के बारे में हम दूसरे एक वीडियो में तफसील से जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।